हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे 15 टू 20 डेज आप प्रैक्टिस करके आईएलटीएस में 7.5 बैंड स्कोर कर सकते हैं, वो भी ओवरऑल। आपने YouTube पर कितनी ही वीडियोस देखी होगी, बट जिस चीज की तलाश में आपने वो वीडियो देखी होगी आपको वो चीज नहीं मिली है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स किसी ने नहीं बताई जो कि आपको हेल्प करने वाली है एक्चुअल में। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आईएलटीएस के 4 मॉड्यूल लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स आप इस मॉड्यूल में यूज कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी आईएलटीएस में अच्छा बैंड स्कोर करने में, 7.5 बैंड स्कोर करने में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे आईएलटीएस के स्पीकिंग के मॉड्यूल के बारे में। ये जो मॉड्यूल है एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो स्पीकिंग में आपको मैं अगर सीधी सी बात बताना चाहूँ तो 4 चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला होता है आपकी फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब ये है कि फ्लुएंसी कब आएगी, जब आपको इंग्लिश आती है आपने उसी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। इसके लिए आपको कोई भी न्यू वर्ड सीखने की जरूरत नहीं है, कोई टिपिकल वर्ड आपको सीखने की जरूरत नहीं है। अब आपकी जो फ्लुएंसी है वो कैसे आएगी, तो जो इंग्लिश आपको आती है उसको आपने इम्प्रूव करना है। और इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, बल्कि प्रैक्टिस के साथ ही ये चीज आपकी इम्प्रूव होगी। जो सेकंड चीज होती है वो होती है नेचुरल टोन। आपने रट्टा नहीं लगाना, बल्कि कुछ स्टूडेंट ऐसा होते हैं कि वो रट्टा लगाकर एग्जाम में चले जाते हैं, मतलब कि जहां से वो लाइन को स्टार्ट करते हैं और जहां पर वो एंड करते हैं वो एक ही टोन में बोल रहे होते हैं। साफ पता चलता है कि इन्होंने रट्टा लगाया हुआ है। अगर ऐसा कुछ करते हो तो फिर भूल जाओ, बैंड स्कोर तो कभी आ ही नहीं सकता। तो जो थर्ड चीज है आपकी इंपॉर्टेंट होती है स्पीकिंग में, वो होती है क्वेश्चन। बल्कि आपने एग्जामिनर ने आपसे जो कुछ पूछा है आपने वही आंसर देना है, रेलिवेंट आंसर। मेरे कहने का मतलब है कि आपका जो आंसर है वो रेलिवेंट होना चाहिए। ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट रखती है, मतलब कि इंपॉर्टेंट होती है आईएलटीएस के स्पीकिंग के मॉड्यूल में। और जो फोर्थ चीज इंपॉर्टेंट है वो होती है आपकी ग्रामर। ग्रामर मतलब कि अगर आपने पास्ट में पूछा है तो आपने पास्ट में ही आंसर देना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, आपको टिपिकल वर्ड भी आते हैं, आपको अच्छी सी वोकैब भी आती है, आपको ईडियम भी आते हैं, बट आपकी ग्रामर अगर सही नहीं है तो फिर बैंड स्कोर कैसे आएगा। और एक और चीज मैं आपको जहां पर बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप एग्जामिनर से उस क्वेश्चन को रिपीट करवा सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कई बार आपको उलझाने की कोशिश करता है। वो जानबूझकर क्वेश्चन को धीरे से बोलता है कि आपको समझ ना आए। वो आपको चेक करना चाहता है कि क्या आप बिना क्वेश्चन को समझे उसका आंसर देना स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप दोबारा से मुझसे बल्कि एग्जामिनर से दोबारा से पूछोगे उस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करने के लिए। मतलब कि आप मेरी बात समझ चुके हैं कि अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आपने एग्जामिनर से उसको दोबारा से रिपीट करवाना है। आपने उनकी जाल में, उनकी चाल में नहीं फंसना है। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड मॉड्यूल जो कि होता है रीडिंग का मॉड्यूल। रीडिंग भी एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती ही आती है। रीडिंग में हम सभी को पता है कि हमारे पास 1 घंटे का टाइम होता है। हर कोई बंदा हमें ये बताता है कि एक पैसेज को अपने 20 मिनट में जो अपना कंप्लीट करना ही करना है। हम काफी कोशिश करते हैं, बट एट द एंड हमें क्या मिलता है कि लास्ट पैसेज करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता। कभी बचते हैं 10 मिनट, 5 मिनट। तो इसके जो प्रॉब्लम आती है इसको कैसे सॉल्व किया जाए, सब बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती ही आती है। तो जहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने जो स्टार्टिंग के 2 और 3 मिनट होते हैं, उन 2 और 3 मिनट में आपने जो एक पैसेज के सभी क्वेश्चन को रीड कर लेना है, उसको याद कर लेना है, उसके जो कीवर्ड है उसको अंडरलाइन कर लेना है। आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है। उसके बाद आपने जाना है पैसेज की ओर, धीरे धीरे से आपने पैसेज को रीड करना है। बल्कि कई बार क्या होता है ना कि रीडिंग में आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं कि वो उसका आंसर आपको कभी भी नहीं मिलेगा, बल्कि अगर मिलेगा काफी ट्रिकी होता है। वो आपका टाइम खराब ज्यादा करते हैं और आप उसको गलत ही कर आते हो। तो इसकी वजह से आपने क्या करना है कि आपने अपने जो क्वेश्चन है जो 13 से 14 होते हैं उनको याद कर लेना है, उसको अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लेना है। और जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का जो कंटेंट मुझे मिल चुका है, और वहां पर आपका टाइम काफी बच सकता है। अगर आप इतने क्वेश्चन याद नहीं कर सकते तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन तो याद कर उसके बाद आंसर ढूंढने की कोशिश करो। तो ये ट्रिक आपने जरूर से अपनानी है। और दूसरी जो ट्रिक आप रीडिंग के मॉड्यूल में यूज कर सकते हैं वो है कि आपने घर में अपनी प्रैक्टिस करनी है कम टाइम में रीडिंग को सॉल्व करने की। जैसे कि आपने प्रैक्टिस करनी है कि आप एक पैसेज को 17 मिनट में कंप्लीट कर सके। इसके साथ भी आपकी काफी हेल्प हो सकती है।
अब हम बात करते हैं हमारा जो मॉड्यूल होता है, इसको इजी मॉड्यूल भी किया जाता है, लिसनिंग का मॉड्यूल। लिसनिंग में बच्चों को दो प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों की जो कंसंट्रेशन होती है वो ब्रेक हो जाती है। अगर एक बार आपकी कंसंट्रेशन ब्रेक होगी तो आप मानकर चलो कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो छूट ही जाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने लिसनिंग में करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है कि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो ब्रेक ना हो। दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को आती है लिसनिंग के मॉड्यूल में, मानकर चलो कि अगर आपका एक क्वेश्चन स्किप हो जाता है और जो आपकी स्क्रिप्ट है वो आगे निकल जाती है, बट हमारा जो माइंड है वो वहीं पर स्टक हो जाता है उसी एक क्वेश्चन पर कि वो कैसे गलत हो गया, अब उसका आंसर कैसे ढूंढा जाए। तो आपने ऐसा भी नहीं करना। अपने अपने जो माइंड को प्रिपेयर करना है कि अगर एक क्वेश्चन छूट जाता है तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सही करने की कोशिश करो। बाकी लिसनिंग का मॉड्यूल काफी इजी होता है। अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपके 5-7 दिन, मतलब कि 10 दिन में आपका बैंड स्कोर काफी अच्छा आने लग जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे जो लास्ट मॉड्यूल है वो होता है राइटिंग का मॉड्यूल। इसमें होते हैं, आपको पता है कि टास्क 1 होता है, एक टास्क 2 होता है। टास्क 1 की जो कहा जाता है कि वेटेज कम होती है, इसके लिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आपका जो टास्क 1 है इसको आपने 20 मिनट में कंप्लीट कर लेना है। और जो आपका दूसरा है वो टास्क 2 होता है, और इसके लिए आपको कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेट 35 to 40 मिनट्स में आपने टास्क 2 को आराम से कंप्लीट करना है, क्योंकि इसका बैंड स्कोर ज्यादा होता है। टास्क 1 की अगर मैं आपको एक सिंपल सी टिप देना चाहूँ कि आपका कोई भी जो वर्ड है, कोई कीवर्ड है, वो आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने एक जगह पर इंक्रीज लिखा है तो दूसरी जगह पर आपको इंक्रीज नहीं लिखना, आपने उसकी जगह पर कोई सिनोनिम यूज करना है, जैसे कि आप राइज भी लिख सकते हैं। मतलब कि टास्क 1 के लिए टास्क 2 में भी ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, इसके लिए आपको सिनोनिम आने ही चाहिए। अब हम बात करते हैं टास्क 2 की। टास्क 2 में आपको ये देखना होता है कि आपको चेक किया जाता है कि आप कितनी क्रिएटिविटी के साथ एक ऐसे को आप लिख सकते हैं। आपकी ग्रामर मिस्टेक कोई भी नहीं होनी चाहिए, कोई आपने ज्यादा कम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं करनी। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जितना हो सकता है सिंपल रखने की आपने कोशिश करनी है। और अगर आप ज्यादा ही बैंड स्कोर करना चाहते हैं तब आप कम्प्लेक्स कंपाउंड भी अपने टास्क 2 में, टास्क 1 में यूज कर सकते हैं, और आप स्पीकिंग में भी अपना जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है वो यूज कर सकते हैं। इसके साथ क्या होता है, गारंटी हो जाती है कि अगर आप सब कुछ अच्छे से करके, आपकी ग्रामर सही है और आपको कम्प्लेक्स कंपाउंड भी आते हैं, तब आपका जो बैंड स्कोर है वो 6 से कम आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो ये थी आपकी जो सिंपल सी टिप्स, बट ये जो सिंपल सी टिप्स है ये आपको हेल्प करेंगी 15 से 20 दिन में 7.5 बैंड स्कोर करने में। आगे चलकर भी मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करवा सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को आपने लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।